हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बीरबल कैंपस। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम आज ऐतिहासिक काल महाजनपद काल को यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, जो 600 BCE से 300 BCE तक रिकॉर्ड में आती है। BCE मतलब बिफोर कॉमन एरा। यहाँ पर ये लेक्चर 7 है। लेक्चर की जो PDF है और टेस्ट, ये दोनों टेलीग्राम पे है, और टेस्ट का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी साथ में दे दिया गया है। टेस्ट को ज़रूर दीजिए, बिकॉज जो लेक्चर यहाँ पे बनते हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो पहले भी एग्जामिनेशन में आपके एंट्रेंस में आ चुके हैं, आपके गवर्नमेंट एग्जाम में आ चुके हैं, वही क्वेश्चन यहाँ पर रखे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, टेस्ट को ज़रूर दीजिएगा। मैं लेक्चर को शुरुआत करता हूँ, उससे पहले आपको बता देता हूँ, इस बीच जो ये थोड़ा सा गैप हुआ, तबीयत नहीं ठीक होने की वजह से ये गैप हुआ। मैं कोशिश करूँगा कि आगे ये पूरा कंटिन्यू बढ़िया से चलता रहे, और इस बीच जो भी गैप हुआ है इसको भी मैं फिलअप करने के लिए और भी ज़्यादा लेक्चर्स जल्दी जल्दी लाने की पूरी कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं महाजनपद काल की। महाजनपद काल के अंतर्गत आप क्या देखेंगे? आप और भी धर्मों को यहाँ पर बनते देखेंगे। साथ ही साथ इस महाजनपद काल में आप देखेंगे राज्यों के बारे में भी, और पावरफुल 16 महाजनपदों के बारे में भी यहाँ पर आप देखने वाले हैं इस लेक्चर के दौरान। तो ये एक मैप रहा जहाँ पर महाजनपद के बारे में जिक्र है। आप ये सारे देख रहे हैं, ये सारे महाजनपद हैं, एंड सबसे ज़्यादा महाजनपद आपके उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। आप ये भी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पर मार्क कर दिए हैं। ठीक है, एंड चलते हैं अब हम अपने लेक्चर की तरफ। पहली चीज़ महाजनपदों के बारे में, प्रारंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को परिवर्तनकारी काल के रूप में महत्वपूर्ण माना जाता है। यह काल प्रायः प्रारंभिक राज्यों में लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर आप क्या पाते हैं? लोहे का प्रयोग बढ़ चुका है एंड सिक्कों का चलन प्रॉपर तरीके से यहाँ पर हो चुका है। इसी समय में बौद्ध और जैन सहित अनेक दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ। महाजनपद काल में ही विकास हुआ। किसका? बौद्ध का और जैन का। ठीक है, बौद्ध और जैन धर्म के प्रारंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम के 16 राज्यों का विवरण है। तो ये महाजनपद का विवरण कहाँ से मिलता है हमें? ये इनके 16 राज्यों का विवरण कहाँ से मिलता है? बौद्ध और जैन धर्म के प्रारंभिक ग्रंथों से। अधिकांशतः महाजनपद पर राजा का ही शासन रहता था, परंतु गुण और संघ नाम से प्रसिद्ध राज्यों में लोगों का समूह शासन करता था। लोगों के समूह के शासन करने का मतलब है कि डेमोक्रेसी। याद रखिएगा, लोगों के समूह का शासन करने का मतलब है कि वहाँ मोनार्की नहीं, वहाँ पर कुछ जगहों पर डेमोक्रेसी भी काम करती थी। इस समूह का हर व्यक्ति राजा कहलाता था। मतलब जो समूह था, जो समूह के लोग राज करते थे, इस समूह का हर व्यक्ति क्या कहलाता था? राजा कहलाता था। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध इन्हीं गणों से संबंधित थे। तो भगवान महावीर और भगवान बुद्ध कहाँ संबंधित थे? लोगों के समूह जो शासन करते थे उन्हीं से ये संबंधित थे। वज्र संघ का ही तरह कुछ राज्यों में जमीन सहित आर्थिक स्रोतों पर राजा और गढ़ सामूहिक नियंत्रण रखते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जमीन सहित आर्थिक स्रोतों पर राजा और ये जो गढ़ सामूहिक नियंत्रण इनका होता था। मतलब इनका जो कोलैबोरेशन था ये बहुत ही अच्छा था, और ये लोग परस्पर रूप से आपस में कोऑर्डिनेट बना के काम करते थे। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर हम देखते हैं, हर एक महाजनपद की एक राजधानी थी। मतलब हम यहाँ पर पाएंगे कि हर महाजनपद की एक राजधानी भी होगी, जिसे किले से घेर दिया जाता था। मतलब राजधानी की सुरक्षा बहुत ही अच्छे से चाक चौबंद होती थी। जैसे यहाँ पर भी देखा जाता है कि दिल्ली जो अपनी है, करंट सिचुएशन में भी दिल्ली की सुरक्षा कितनी अच्छे से की जाती है। वहीं पर हम देखते हैं, किले बंद राजधानी की देखभाल सेना और नौकरशाही के लिए भारी धन की ज़रूरत होती थी। मतलब कि भैया, आप जब अगर घेराबंदी हुई है तो सेना और नौकरशाही भी देखेंगे आप, और जब सेना और नौकरशाही है तो भारी धन की भी जरूरत पड़ेगी। अब जब धन इन्वॉल्व हुआ है तो धन तो किसी ना किसी तो वसूला जाएगा ना। तो यहाँ पर हम पाते क्या हैं, संभवतः 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ब्राह्मणों ने
संस्कृत भाषा में धर्मशास्त्र ग्रंथों की रचना प्रारंभ की। जहाँ पर ब्राह्मणों ने क्या किया, संस्कृत भाषा में धर्मशास्त्र और ग्रंथ की रचना प्रारंभ कर दी। इन ग्रंथों में राजा व प्रजा के लिए नियमों का निर्धारण किया गया। यहाँ पर ये जो नियम बनाए गए ब्राह्मणों द्वारा, यहाँ पर राजा और जो प्रजा है उनके नियमों का निर्धारण किया गया। मतलब यहाँ पर डिसाइडिंग फैक्टर कौन हुआ कि कैसे यहाँ पर परिचालन होना है, ये जो ब्राह्मण समाज था यही यहाँ पर डिसाइड करने लगा था। और यह उम्मीद की जाती थी कि राजा क्षत्रिय वर्ण के ही होंगे। मतलब अब यहाँ पर जाति प्रथा भी आपको देखने जाने लगी कि राजा का बेटा राजा ही होगा, बिकॉज यहाँ पर डिमांड आप क्या देख रहे हैं, राजा क्षत्रिय वर्ण से ही होगा। फिर इसके बाद हम क्या पाते हैं, शासक किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर तथा भेंट वसूला करते थे। मैंने बताया कि अगर भाई आप सेना रखेंगे, नौकरशाही भी होगी, तो भाई धन होगा। धन कहाँ से लाएंगे आप, किसानों से, व्यापारियों से और शिल्पकारों से कर के रूप में या भेंट वसूल करते थे। भेंट तो बस ऐसे ही लिख दिया गया भैया, ये पूरा कर ही सिस्टम था। संपत्ति जुटाने का एक उपाय पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण कर धन एकत्र करना भी था। मतलब क्या कि भाई धन की अगर अधिक आवश्यकता हुई तो क्या किया जाता था, पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करना भी एक निर्णय था। कुछ राज्य अपनी स्थायी सेनाएं और नौकरशाही तंत्र भी रखते थे। मतलब यहाँ पे हम एक भी चीज़ यहाँ पे एक और देख रहे हैं कि स्थायी रूप से सेना को रखना और नौकरशाही तंत्र को बना के रखना। अब आप भी जानते हैं अगर सेल्फ की सेना होगी, सारी चीज़ें होंगी, तो किस प्रकार से उसका मैनेजमेंट करना पड़ता है। वहीं पर कुछ राजा जो ताकतवर हैं वही ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं, या जो ज़्यादा जिनके पास धन है। वहीं पर हम क्या पाते हैं, कुछ राज्य सहायक सेना पर निर्भर करते हैं जिन्हें कृषक वर्ग से नियुक्त किया जाता था। मतलब जब भैया लड़ने का समय आता था या फिर किसी राज्य पे अटैक करने का होता था इनका मन, तो यहाँ पर ये कृषक वर्ग से नियुक्ति कर लेते थे यहाँ पर सेना की। मतलब कुल मिलाकर कहिए भाड़े की सेना, ठीक है, भाड़े की सेना यहाँ पर बनाई जाती थी कुछ राजाओं द्वारा। हम आगे चलते हैं, हम अपने 16 महाजनपदों के बारे में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। 16 महाजनपद, भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से भी पहले का है। मतलब ईसा पूर्व जो 6ठी शताब्दी है उससे पहले ही हमें महाजनपदों के बारे में दिखता है। तो हम बारी बारी से पढ़ते हैं कि वो महाजनपद किस नाम से जाने गए और करंट में ये कहाँ पर स्थित है, मतलब अपना कौन सा राज्य या फिर शहर बन चुका है ये जो महाजनपद था, और इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी, ये भी हम देखते हैं। पहला हम कुरु के बारे में देखते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है महाजनपदों के बारे में जानना, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये चीज़ आप जरूर फॉलो कीजिएगा कि इसको अवॉइड मत कीजिएगा। कुरु के बारे में जानते हैं, ये मेरठ और थानेश्वर स्थित है और राजधानी इंद्रप्रस्थ। पांचाल के बारे में देखते हैं, बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद, यहाँ पर ये पूरा इलाका जो है ये पांचाल के नाम से था। वहीं पर राजधानी अहिच्छत्र तथा काम्पिल्य, इसकी राजधानी पांचाल की हुआ करता था। अब वहीं पर हम देखते हैं पांचाल, सूरसेन के बारे में भी देखते हैं। सूरसेन मथुरा के आसपास का क्षेत्र क्या है, सूरसेन मथुरा के आसपास का क्षेत्र और राजधानी मथुरा। वत्स के बारे में देखते हैं, इलाहाबाद और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो वत्स महाजनपद में आता था और इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। अब हम आगे चलते हैं, हम पढ़ेंगे यहाँ पर कोसल के बारे में। कोसल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अवध, अवध मतलब क्या, आज का आपका यहाँ पर अयोध्या, ये अवध। राजधानी साकेत और श्रावस्ती, कोसल की राजधानी क्या, साकेत और श्रावस्ती। हम पाते हैं मल्ल के बारे में, जिला देवरिया, जो देवरिया जिला है ये मल्ल महाजनपद में था। राजधानी कुशीनगर और पावा, और आधुनिक में अभी फिलहाल ये पडरौना है। पडरौना जो आपका है ये मल्ल नाम से था। काशी के बारे में हम देखते हैं, काशी वाराणसी, राजधानी भी इसकी वाराणसी। भैया इतिहास से ही नाम इसका काशी है और आज तक इसका नाम परिवर्तित नहीं हुआ।
अंग के बारे में हम देखते हैं, भागलपुर आज स्थित है ये भागलपुर, और राजधानी इसकी चंपा हुआ करती थी। मगध, मगध के बारे में देखते हैं, मगध बहुत ही ताकतवर, ये पूरे महाजनपदों में सबसे ताकतवर कौन था, ये मगध था। इसके बारे में भी जब हम डिटेल से जानेंगे तो फिर इसमें हम बताएंगे आपको। दक्षिण बिहार स्थित राजधानी गिरिव्रज, और आधुनिक में राजधानी राजगृह इसकी है। वृज के बारे में हम देखते हैं, जिला दरभंगा और मुजफ्फरपुर वृज में आता है। राजधानी मिथिला, जनकपुरी और वैशाली, वृज की जो राजधानी थी क्या थी, मिथिला, जनकपुरी और वैशाली। हम चलते हैं आगे, यहाँ पर हम देखते हैं चेदी के बारे में। चेदी करंट का बुंदेलखंड है। राजधानी शक्तिमती, वर्तमान में इसका नाम बांदा के, जो वर्तमान में है बांदा के पास स्थित है। मत्स्य के बारे में हम देखते हैं, करंट में जयपुर, एंड मत्स्य की राजधानी विराटनगर। अस्मक के बारे में देखते हैं हम, गोदावरी घाटी के आसपास ये पाए गए, राजधानी पांडन्य। अवंती के बारे में देखते हैं, मालवा और राजधानी उज्जैनी। अवंती के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम आगे इसके बारे में और बताएंगे। गांधार पाकिस्तान स्थित पश्चिमोत्तर क्षेत्र है, ये जो गांधार के नाम से हुआ, राजधानी इसकी तक्षशिला। गांधार की राजधानी क्या है, तक्षशिला। कंबोज के बारे में देखते हैं, कंबोज क्या, कदाचित आधुनिक अफगानिस्तान, मतलब अभी का अफगानिस्तान है, ये कंबोज हुआ करता था महाजनपद में। राजधानी राजापुर, इसकी राजधानी का नाम क्या है, राजापुर। इनमें से आप जो ये क्रम संख्या है 1 से 7 तक तथा संख्या 11, ठीक है, 1 से 7 तक और संख्या 11 जो है चेदी, ये 8 जनपद अकेले उत्तर प्रदेश में स्थित थे। मतलब ये सारे जनपद कहाँ, अकेले उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। और काशी, कोसल और वत्स की सर्वाधिक ख्याति थी। मतलब काशी, कोसल और वत्स की जो यहाँ पर ख्याति थी बहुत ही अधिक थी महाजनपदों को देखते हुए। तो प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर यहीं पर, आगे फिर हम ये जो पूरा ख़त्म करेंगे अपनी एंशिएंट हिस्ट्री को अगले अपने लेक्चर 8 में। यहाँ पर हम बताएंगे कि जो धर्म था ये फिर कैसे फिर टूटने लगा, और फिर कैसे कैसे सारे धर्मों का यहाँ पर उत्पन्न हुए नए नए धर्म, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो आगे के लेक्चर्स को भी कंटिन्यू रखिएगा। टेस्ट को जरूर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन एंड ऑलवेज नेवर गिव अप।